Okay, welcome all. Today we are going to study about electron transport chain. As we have already studied that, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि कहाँ से हमको ATP मिल रहा है, NADH मिल रहा है, FADH2 मिल रहा है। तो हमने ग्लाइकोलिसिस को पढ़ा था, हमने क्रैब साइकिल को पढ़ा जहाँ पे हमको ATP, NADH, FADH जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, ग्लूकोज से जब पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है तो वो कौन सा प्रोसेस है, वो ग्लाइकोलिसिस है। देन पायरुवेट किस में कन्वर्ट होता है, एसिटल कोएंजाइम में, एंड देन प्रोसीड होती है कौन सी साइकिल आपकी, क्रैब साइकिल, जिसमें से हमें कई सारे NADH और FADH2 वगैरह मिलते हैं। अब बेसिकली ये जो NADH FADH2 वगैरह जो हमको मिल रहे हैं वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, ATP में कन्वर्ट होना चाहिए, तभी तो हम उसको ऐसे एनर्जी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो किस तरीके से ये ATP में कन्वर्ट होंगे उसी प्रोसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात करें तो बेसिकली जैसे कि उसका नाम है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ये एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है विच अंडरगो ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास में क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। ETC होता कहाँ पे है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मेनली कहाँ होता है, जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, उसमें होता है। तो अभी हम फिगर के थ्रू समझेंगे कि आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने आपको अभी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है विच अंडरगोज ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर्स के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आपकी आउटर मेम्ब्रेन है वो क्या होगा, बाहर की मेम्ब्रेन होती है और एक क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। तो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो किस क्या बताया जा रहा है, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बताया जा रहा है। ठीक है, फिर आपका एक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है। तो मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो लिक्विड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट है वो क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। अब आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, आपको कॉम्प्लेक्सेस दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड एक ATP सिंथेटेज। तो अगर हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है वो क्या है, NADH डिहाइड्रोजिनेस। सेकंड कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, ससिनेट डिहाइड्रोजिनेस। थर्ड कॉम्प्लेक्स है आपका साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, एंड देन फोर्थ कॉम्प्लेक्स है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे NADH हो गया, FADH2 हो गया, कोएंजाइम Q हो गया जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, साइटोक्रोम C हो गया। इनका भी अपन देखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में वर्क कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली आपके 4 कॉम्प्लेक्स तक चलती है। इसके बाद जो कि ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है, वहाँ से आपका जो ATP की सिंथेसिस हो रही है वो बेसिकली क्या हो रही है, केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रही है। अब इन दोनों को मिला के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और केमी ऑस्मोसिस को मिला के हम इक्वली क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली अगर जैसे आपको एग्जाम में आता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो मान लीजिए एक ही टॉपिक है, पर अगर अपन डिटेल में देखें तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के अंदर 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एक केमी ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि जैसे हमारा पहला कॉम्प्लेक्स है, हमारा पहला कॉम्प्लेक्स क्या था, NADH डिहाइड्रोजिनेस था। वहाँ पे बेसिकली क्या होता है बेटा, जो आपके NADH है वो रिड्यूस होगा किस में, NAD प्लस में। ठीक है, NADH किस में कन्वर्ट हो गया, NAD प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अब ट्रांसफ़र होंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के जो आपका NADH जो है NAD प्लस में कन्वर्ट हुआ है। तो ये प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और ये एनर्जी क्या करती है बेटा, H+ आयन कंसनट्रेशन, H+ आयन को इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजने की कोशिश कर रही है। कहाँ से, मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजने की कोशिश करी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है बेसिकली वहाँ पे pH क्या है, कम है। जहाँ पे pH कम होता है वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, एसिडिक होगा। मतलब H+ आयन का कंसनट्रेशन वहाँ पे क्या है, ज़्यादा है। मैट्रिक्स में आपके क्या है, कंसनट्रेशन जो है कम है। तो जब हम किसी चीज़ को कम कंसनट्रेशन से ज़्यादा कंसनट्रेशन की तरफ भेजते हैं तो वहाँ पे क्या होता है बेटा, आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी हमको मिलेगी जब NADH आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस में।
तो क्या हो रहा है, जब NADH आपका NAD प्लस में कन्वर्ट हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं और इसी के साथ ही साथ 4 H+ आयन आपके मैट्रिक्स से कहाँ पे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। देन एक बात समझने वाली ये है कि आपके मैट्रिक्स के पास क्या है, pH ज़्यादा है और जो आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है वहाँ पे क्या है, pH कम है। तो जब हम किसी चीज़ को कम से ज़्यादा पे भेजते हैं तो वहाँ पे हमको एनर्जी ज़्यादा लगती है। तो ये एनर्जी हमको मिल रही है जब आपका NADH या FADH2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, FAD प्लस में, या NADH किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD प्लस में। तो क्योंकि इनका रिडक्शन पोटेंशियल की वजह से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ये शो कर रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो रहता है वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन हम कर रहे हैं H+ आयन को कम से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाले H+ आयन रीजन में भेजने के लिए। तो ऐसा कर क्यों रहे हैं भाई, क्यों क्यों कर रहे हैं ऐसा? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, ATP चाहिए। तो जब वहाँ पे ATP का कंसंट्रेशन हम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो वहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होगा, एक pH ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ATP सिंथेटेज जो एक एंजाइम है कॉम्प्लेक्स 5 में, वहाँ से क्या होगा, आपका वापस से H+ जो है आएगा कहाँ पे, कम कंसंट्रेशन की ओर। और जब वो कम कंसंट्रेशन की ओर आता है तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है। तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने पे जहाँ पे ज़्यादा था वहाँ पे आपने और ज़्यादा कर दिया, तो वो क्या करेंगे, एक इक्विलिब्रियम को क्रिएट करेंगे। तो इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए जब वो वापस आएगा तब आपका ATP का सिंथेसिस होगा। तो नॉर्मली हमको क्या चाहिए, ATP चाहिए, और ATP के सिंथेसिस के लिए हम क्या करना चाह रहे हैं, H+ आयन को मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में भेजना चाह रहे हैं। मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं, देखेंगे अभी लास्ट में आप देखिएगा कॉम्प्लेक्स 4 में आपका वाटर का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो रहा है, H+ से कंबाइन होकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। तो वाटर फॉर्मेशन के लिए ये सब नहीं हो रहा है, ये सब हो रहा है ATP के सिंथेसिस के लिए। स्क्रीन में देख रहे हैं वो बेसिकली बेटा वो सारे प्रोसेस हैं जिससे हमें पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे ATP का प्रोडक्शन हुआ है और कहाँ पे NADH का प्रोडक्शन हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि आपका ये जो ग्लाइकोलिसिस का था, ग्लाइकोलिसिस में आपके NADH किस स्टेप में बन रहे हैं, आपको याद होना चाहिए। ATP आपका इन्वॉल्व हो रहा है, यूज़ भी हो रहा है और आपको सिंथेसिस भी हो रही है, ठीक है। तो 2 जगह आप देख रहे हैं ATP की सिंथेसिस हो रही है और एक जगह से आपके 2 NADH की सिंथेसिस हो रही है, ठीक है। फिर इसी तरीके से जो आपका पायरुवेट है एसिटिल कोएंजाइम A में जब कन्वर्ट होता है तो NADH की सिंथेसिस होती है। और आपका जब एसिटिल कोएंजाइम A किस में इन्वॉल्व हो जाता है, क्रैब साइकिल में इन्वॉल्व हो जाता है। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे NADH, FADH2, GTP इन सब का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या दिख रहा है, एक आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर दिख रहा है जिसमें आपको आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन और सारे कॉम्प्लेक्सेस अरेंज दिख रहे हैं। अब इन कॉम्प्लेक्सेस को आप देखेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कोएंजाइम Q, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम 4, 5 दिख रहे हैं। और 5th में ही आपका क्या है, ATP सिंथेटेज है जो कि क्या करता है, ATP का फॉर्मेशन करता है। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। 2 मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये जो आपको फिगर दिख रहा है वो क्या है, क्रिस्टी है, और वो रहा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और ये जो बीच का स्पेस है जहाँ पे लिक्विड पोर्शन अवेलेबल है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स है। तो अब आप इस फिगर से देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, इनर मेम्ब्रेन में आपके क्या है, कॉम्प्लेक्सेस अरेंज है। कॉम्प्लेक्स 1 क्या होता है, NADH डिहाइड्रोजिनेस होता है। ये बेसिकली L शेप का होता है जिसका एक आर्म एम्बेडेड रहता है इनर मेम्ब्रेन में और अदर कहाँ पे एक्सटेंडेड रहता है, मैट्रिक्स में। इसमें एक मॉलिक्यूल होता है फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड। फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट में आपकी हेल्प करेगा और यही जो है NADH से इलेक्ट्रॉन लेके कोएंजाइम Q पर पहुंचाता है। तो बेसिकली आपके जो NADH कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं ये तो हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, जैसे कि क्रैब साइकिल में हो गया, आपके पायरुवेट से एसिटिल कोएंजाइम A के बनने के प्रोसेस में। तो ये जब NADH आपका NAD प्लस में कन्वर्ट होता है तो ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, एक साथ चलता है। तो यहाँ पे आपका FMN किस में कन्वर्ट हो जाएगा, FMNH2 में कन्वर्ट होगा। ये FMNH2 जो है फिर से किस में कन्वर्ट होगा, FMN में कन्वर्ट होगा। और जब ये FMN में कन्वर्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन ये किसको ट्रांसफ़र करेगा, कोएंजाइम Q को, जिसके कारण कोएंजाइम Q फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोएंजाइम QH2 में।
कोएंजाइम क्यू को हम यूबिक्विनोन भी बोलते हैं, ठीक है। और FMNH2 आपका वापस से FMN में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये प्रोसेस होता रहता है तब क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं आपके ट्रांसफ़र हो रहे हैं, साथ ही साथ 4H+ जो है आपके मैट्रिक्स से कहाँ पे जा रहे हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस पर जा रहे हैं। क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में H+ का जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमको किससे मिलती है, इस रिएक्शन से, जिसमें NADH किस में कन्वर्ट हो रहा है, NAD+ में कन्वर्ट हो रहा है। और ये रिएक्शन कैसा है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनर्जी रिलीज़ करते हैं और ये एनर्जी ही हम यूटिलाइज करके H+ आयन को भेज सक रहे हैं। नाउ कॉम्प्लेक्स 2 इज कॉल्ड एज ससिनेट डिहाइड्रोजनेस। ससिनेट डिहाइड्रोजनेस वही है जो आपका TCA साइकिल में आपने देखा था, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड रहता है, जहाँ पे आपका ससिनेट किस में कन्वर्ट होता है, फ्यूमेरेट में कन्वर्ट होता है और एक FADH2 की सिंथेसिस होती है। अब ये क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रॉन का FADH2 से कोएंजाइम Q में, इसलिए इसको ससिनेट Q रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। FAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, FADH2 में, और फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, FAD में कन्वर्ट होगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफ़र करेगा, कोएंजाइम Q को ट्रांसफ़र करेगा। पर यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि कोई भी H+ का ट्रांसफ़र कहाँ नहीं हो रहा है, आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो है आपका ससिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है वो कोई भी H+ का ट्रांसफ़र नहीं करता है, किसमें, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। कॉम्प्लेक्स 2 डज नॉट पम्प प्रोटॉन, ससिनेट Q रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स 2 क्या है आपका, ससिनेट Q रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स 3 आपका कहलाता है साइटोक्रोम BC1। इसको हम साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये डाइमर होता है। ईच मोनोमर कंसिस्ट ऑफ 3 प्रोटीन, 3 प्रोटीन होते हैं। डाइमर से बना रहता है, 3 प्रोटीन होते हैं, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 एंड रिस्क प्रोटीन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है जो आपका QH2 है, उससे आपका ट्रांसफ़र होगा साइटोक्रोम C में Q साइकिल के थ्रू। देख रहे हैं आप स्क्रीन में, साइटोक्रोम कोएंजाइम Q था, फिर कॉम्प्लेक्स C में आया, कॉम्प्लेक्स C से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जा रहा है साइटोक्रोम C में। तो कॉम्प्लेक्स 3 को जिस तरीके से हम देखें, यहाँ पे Fe3+ किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है। और यहाँ पे बेसिकली जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर आप देख सक रहे हैं स्क्रीन में, जिसके बीचों बीच में क्या होता है, Fe रहता है, और यही किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के लिए। नाउ ये जो Fe3+ है वो किस में कन्वर्ट होता है, Fe2+ में, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो जाता है आपका साइटोक्रोम C के पास। साइटोक्रोम C में भी यही प्रोसेस हो रहा है। और हाँ, कॉम्प्लेक्स 3 में प्रोटॉन पंप होते हैं, कहाँ पे, आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। यहाँ पे आपका यूबिक्विनोन से पूरा साइटोक्रोम C तक जो है वहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है। नाउ कॉम्प्लेक्स 4 इज कॉल्ड एज साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज इसमें 2 कॉपर आयन होते हैं, CuA एंड Cup। और ये जो है 2 हाइड्रोजन जो है किसको ट्रांसफ़र करता है, ऑक्सीजन को, ताकि वाटर का फॉर्मेशन हो सके, और 2 हाइड्रोजन जो है इसके इनर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं जैसे कि इस फिगर में आपको दिख रहा है कॉम्प्लेक्स 1 जहाँ पे NADH की बात हो रही है। तो जैसे मैंने आपको अक्सर बताया कि NADH कितने ATP का फॉर्मेशन करता है, NADH आपके 2.5 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सोचिए एक 4H+ कितने ATP का फॉर्मेशन करेंगे, 1 ATP। तो यहाँ पे देखिए आप NADH के केस में कॉम्प्लेक्स 1 से 4, कॉम्प्लेक्स 3 से 4, और फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स C जहाँ पे आपके ऑक्सीजन का कॉम्प्लेक्स 4 जो है आपका, वहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो वहाँ पे आपको 2 H+ मिल रहा था। टोटल कितने H+ हो गए आपके, 10 हो गए। तो इसका मतलब ATP का फॉर्मेशन कितना होगा आपका, 2.5। इसमें 2 H+ जो है वो आपके किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, O2 के साथ में। तो यहाँ पे केवल 2 ही H+ आपको मिल पाते हैं। तो इन टोटल अगर हम देखें NADH से अगर हम बात करते हैं, तो NADH में आपका कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, H+ को भेज रहे हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में।
अब ये जो H प्लस गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, यहाँ पे ये क्या करेंगे, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर देंगे। और प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करने के कारण अब ये जो बैलेंस बनाने के लिए क्या होगा, ATP सिंथेटेज से ये प्रोटॉन वापस से कहाँ आएंगे, मैट्रिक्स में आएंगे, जो कि क्या करेंगे, ATP का सिंथेसिस कॉज करेंगे। ठीक है। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है, प्रोसेस ऑफ पंपिंग आउट प्रोटॉन अक्रॉस इनर मेम्ब्रेन। प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट ए pH ग्रेडियंट एंड एन इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। तो वहाँ का pH क्या है, लो है, यहाँ का pH क्या है, हाई है। वहाँ का pH ऑब्वियसली पहले से ही लो था और अब और भी ज़्यादा लो हुआ है। तो अब एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए ATP सिंथेटेज जो आपका कॉम्प्लेक्स 5 है, वहाँ से जब क्या होगा, वापस से आपके H प्लस आएंगे तो क्या होगा, ATP का सिंथेसिस हो। तो यहाँ पे एक बात समझने वाली ये है कि NADH से 4H प्लस जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 2 से कोई नहीं जा रहा है, कॉम्प्लेक्स 3 से 4 जा रहे हैं, और देन कॉम्प्लेक्स 4 से आपके 2 जा रहे हैं, तो टोटल 10 हो गए। पर अगर अपन FADH2 की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, FADH2 से केवल 1.5 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अगर आपका कॉम्प्लेक्स 1 तो मान लीजिए नहीं है, फिर कॉम्प्लेक्स 3 से आपका 4 गया, और देन कॉम्प्लेक्स 4 से आपके 2 ATP गए, तो टोटल 6 ATP मीन्स कितने, 6H प्लस मीन्स कितने ATP का फॉर्मेशन हुआ, अप्रॉक्सीमेटली 1.5, क्योंकि 4H प्लस मीन्स 1 ATP, 2H प्लस मीन्स हाफ ATP, तो टोटल कितने होंगे, 1 प्लस हाफ कितना होंगे, 1.5। NADH के केस में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स 1 से भी 4H प्लस हो रहे हैं, कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4H प्लस हो रहे हैं, तो 8H प्लस, और कॉम्प्लेक्स 4 से कितने होंगे, 2H प्लस, तो टोटल 10H प्लस। तो मतलब 4H प्लस 1 ATP, 4H प्लस 1 ATP 2 हो गए, और 2 ATP 2H प्लस मीन्स क्या हो गया, 0.5 ATP, तो टोटल 2.5 ATP। सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।